नमस्कार दोस्तों, आज की अपडेट में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं लेकर के एक न्यू अपडेट एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड केस से संबंधित, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एसबीआई का इससे क्या संबंध है, इलेक्टोरल बॉन्ड कब और कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, चुनाव आयोग अब क्या करेगा। देखते हैं सर्वप्रथम इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह होता है, जिसकी इमेज आगे होगी, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये भारत का कोई भी नागरिक हो या भारत की कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी चुनिंदा कुछ शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, इसमें से इसके पास बैंक खाता होना चाहिए एसबीआई में, और उसकी केवाईसी भी जानकारियाँ बैंक के पास उपलब्ध होना चाहिए, वो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इसके बाद अगर बात करें, देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, उसमें जो भुगतान करता होता है उसका नाम नहीं लिखा होता है, और उसमें तहत भारतीय स्टेट बैंक की जो अगर 1,000 रुपये का भी हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, या 10,000 का, या 1 लाख का, या 10 लाख का, या 1 करोड़ रुपये का, यानी 1,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसके बाद और बात करें, 15 दिन की होती है इसकी वैलिडिटी, यानी जो है जब जिस दिन जारी होता है उसके 15 दिन के भीतर ही हमको इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेना होता है। इसको कौन भुनाता है? तो जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, जो राजनेता लोग हैं, वही इसको भुनाते हैं। और राजनीतिक दल, इसमें से कौन कौन से राजनीतिक दल अगर बात किया जाए, तो जो राजनीतिक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, वही जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर बात की जाए इसमें से कौन कौन सी पार्टियां और दूसरी शामिल होती हैं क्राइटेरिया, तो इसमें से जो पिछले आम सभा, लोकसभा और विधानसभा के जो आम चुनाव हुए हैं, उसमें जितने भी टोटल वोट पड़ते हैं, उसका कम से कम 1% वोट उस पार्टी को हासिल होना चाहिए। वही वही जो है पार्टी, राजनीतिक दल इस योजना का लाभ उठा सकती थी। इसके बाद आगे बात करें, देखिए कि इस फॉर्मेट में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फॉर्मेट है जो दोनों दिख रहा है। इसमें से अगर देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की ये यहाँ पे जारी करने की तिथि लिखी होगी। इसके बाद जारी करने की तिथि से लिखा 15 दिन तक वैध होगा, और इसकी जो राशि होगी इतने 1,000 रुपये, मतलब जो भी इसकी इलेक्टोरल बॉन्ड की 1,000, 1 लाख जो बताया राशि होती हैं, 1,000 के मल्टीपल में राशि होती है इनकी, तो वो सारा इसमें यहाँ राशि लिखा होगा, और इस फॉर्मेट में होता था। इसके बाद इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। देखे हैं सबसे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास कि ये इस जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका कब और कैसे बना। तो ये जब 2017 की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने इसको केंद्र फाइनेंस बिल के तहत, यानी वित्त विधेयक के तहत संसद में पेश किया, और जब ये बिल पास हो गया संसद से, तो 29 जनवरी 2018 को इसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी पूरे देश में लागू कर दिया गया, और इस योजना से जो राजनीतिक दल हैं वो लाभ उठाने लगे, उस राजनेता। फिर इसके बाद इसको असंवैधानिक क्यों करार दिया गया, उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लग रहा है कि जो चुनावी बॉन्ड है, इसके माध्यम से जो अनधिकृत धन है, यानी ब्लैक मनी है, वो उसका फ्लो होने लगेगा मार्केट में, इसमें आ जाएगा, जिससे इस मनी का यूज करके जो राजनीतिक दल हैं, वो जो है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं उस मनी का। इससे जो है, इसी को रोकने के लिए इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को इस पे जो है रोक लगाई गई है। इसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, और इसको खारिज कर दिया। अगर इस बात की सुनवाई कौन कर रहा था, तो इसके मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और साथ में इनके 5 न्यायाधीश और थे, इनकी पीठ ने मिल करके इसको निर्णय दिया। और इसके मुद्दे को अगर बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, कि जो है इसमें 15 फरवरी को जो निर्णय आया था उसमें क्या क्या हुआ था। तो 15 फरवरी के निर्णय में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि आपको जो है 6 मार्च तक के पहले पहले आपको डिटेल ईसीआई को सौंपना है। सही, फिर 13 मार्च तक अपना सारा डाटा जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है उसको। लेकिन इसी काम को एसबीआई जो है टाइम से नहीं किया, और वो उस टाइम पे टाइम टालता रहा। फिर जब इसके बाद उसमें और याचिकाएं दायर करता रहा कि मैं इसके बाद इसकी जो है मतलब हमको समय और चाहिए। इसमें से एक महत्वपूर्ण याचिका है हरीश साल्वे, जो कि देश के वरिष्ठ वकील हैं, हरीश साल्वे, उन्होंने याचिका दायर की और जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा, जिस पर 11 मार्च को सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जितनी भी याचिकाएं हैं, वो या हरीश साल्वे की हो और जो भी हैं, सारी याचिकाएं खारिज की जाती हैं, क्योंकि इतना समय, उनका सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था। क्योंकि एसबीआई ने पहले कह रखा था कि हम सभी की, हमारे पास केवाईसी है, नो योर कस्टमर है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से संबंधित जानकारियाँ हैं, हम उसको आसानी से आपको दे सकते हैं। फिर इतना समय क्यों लग रहा है आखिरकार, यही सवाल खड़ा कर रहा है कि इसमें जब समय मांगा, उसको मांगा गई, रिपोर्ट मांगी गई, तो इतना समय क्यों लिया जा रहा है, आखिरकार रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, उसमें 30 जून तक समय क्यों मांगा जा रहा है। उन्होंने फिर इसका रिस्पांस में जवाब दिया कि जो है इसमें से बहुत सारा डाटा और टेबल के रूप में है, जिसको मैच करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मैच करने की जरूरत नहीं, आपको जिस रूप में है उसी रूप में दीजिए ना, आपको कौन मैच करने को कह रहा है।
तो इस प्रकार से विवाद चल रहा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि आपको आज हर हाल में 24 घंटे 12 मार्च की शाम तक सारा डाटा ईसी को, इलेक्शन कमीशन यानी भारत निर्वाचन आयोग को आपको सौंपना है। और निर्वाचन आयोग को भी 5 PM शाम को 5 बजे 15 मार्च तक उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, ताकि पब्लिक देख सके और पब्लिश करना है, उसको डिस्क्लोजर करना है जितना भी डाटा इलेक्टोरल फंड से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय रहा। इसी बीच में कूद पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य सिंह अग्रवाल, जो राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड से अवैध निर्णय से देश पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे लोग राजनीतिक पार्टियों को दान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दानवीर का नाम बाहर आ जाएगा, जिससे विरोधी पार्टी अगर जब सत्ता में आएंगे तो उनको परेशान कर सकते हैं। अतः सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त करवाने का प्रयास करें। अब ये मुद्दा दोस्तों बहुत मज़ेदार हो गया है। जिस काम के लिए SBI को 30 जून तक का समय मांग रही थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 24 घंटे के भीतर पूरा कर लिया और SBI के द्वारा 12 मार्च को शाम को निर्वाचन आयोग को डाटा भी सौंप दिया। अब इंतजार है 15 मार्च के शाम 5 बजे को ECI निर्वाचन आयोग डाटा पब्लिश करने का, जिससे सारी जानकारी सभी लोग देख सकते हैं और सत्य क्या है सबके सामने आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक आसानी से अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।